इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे स्टमक फिजियोलॉजी पार्ट 3 में। टॉपिक होगा अप्लाइड फिजियोलॉजी, यानी अप्लाइड फिजियोलॉजी का मतलब फिजियोलॉजिकल जो ज्ञान आप अर्जित करते हैं उसको क्लिनिकली कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसको हम नाम देते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आपको दिया जाएगा वो होगा गैस्ट्राइटिस, गैस्टर प्लस आइटिस। गैस्टर का मतलब स्टमक, ये सब एनाटॉमी के अंदर आपको यूज किया गया था। स्टमक का सिनोनिम गैस्टर भी होता है। तो गैस्टर में आइटिस का हो जाना मतलब स्टमक में इन्फ्लेमेशन का हो जाना, इसी को कहते हैं गैस्ट्राइटिस। इसके बारे में बताया गया कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा व्हिच में बी एक्यूट और क्रॉनिक। जो गैस्ट्रिक की इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजल लेयर होती है उसमें इन्फ्लेमेशन का हो जाना क्या कहलाता है? गैस्ट्राइटिस। ये क्रॉनिक फेज में भी हो सकता है और एक्यूट फेज में भी हो सकता है। अगर यदि वो सुपरफिशियल लेयर तक ही है तो उसको एक्यूट, और जो डीप सीटेड हो गया या जो बार बार आता है उसको बोलते हैं क्रॉनिक फेज। इसके कारण में बताया गया इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसका जो सबसे अहम या कॉमन काज बताया गया एक बैक्टीरिया है जिसके इन्फेक्शन के द्वारा एक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है। उस बैक्टीरिया का नाम बताया गया है आपको बैक्टीरियम हेलिकोपाइलोरी। वह बैक्टीरिया जो स्टमक के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के नाम से जानते हैं, और रिजल्ट होता है गैस्ट्राइटिस। मतलब इसका इन्फेक्शन अगर होगा तो गैस्टर के अंदर, स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन का होना स्वाभाविक बात है। फिर दूसरा जो कारण बताया गया एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का ज्यादा मात्रा में या लॉन्ग टर्म तक यूज करने वाले व्यक्तियों में ये गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। तो लोग मानते नहीं लेकिन लंबे समय तक यूज करते हैं, दुष्परिणाम भी झेलते हैं, उनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। नंबर 3 पर एक्सेस यूज ऑफ एस्पिरिन एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यह कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका एक ग्रुप है, ये नॉन स्टेरॉयड इन नेचर होते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इनका हम यूज करते हैं। तो इनके लंबे यूज करने से यह गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा जो कारण बताया गया ट्रोमा ऑफ नाजो गैस्ट्रिक ट्यूब, वह ट्यूब जो नाजो एंड गैस्ट्रिक तक फैली हो। नाजो मतलब नाक, नेजल, और गैस्ट्रिक का मतलब गैस्टर यानी स्टमक। वह ट्यूब जो नाक से लेकर के स्टमक तक यूज की जाती है या फैली हो, एक्सटेंड करती हो, उस ट्यूब के बार बार इन कराने या निकालते समय थोड़ी सी लापरवाही अगर होती है वो इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसका रिजल्ट होगा गैस्ट्राइटिस यानी स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन। पांचवा जो कारण बताया गया रिपीट एक्सपोजर टू रेडिएशन, ऐसी जगह जहां पर रेडिएशन हो, रेडियोधर्मी किरणें हो निकलती हो, उस जगह पर बार बार जाने से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी जगहों पर जाने से बचिए। इसके फीचर्स में बताया गया क्या क्या दिक्कतें होती हैं, गैस्ट्राइटिस को आप कैसे पहचानोगे। अगर नासिया की प्रॉब्लम पेशेंट में दिख रही है मतलब मतली हो रही है, उल्टी नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा और एडवांस स्टेज में गया तो उल्टी भी शुरू हो गई। और क्या दिक्कत हो गई, एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम हो गई, मतलब भूख नहीं लगेगी उसको। और क्या दिक्कत होगी, इनडाइजेशन, यानी थोड़ा या ज्यादा जो भी वो खाएगा उसका प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और क्या होगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द इपीगैस्ट्रिक रीजन, इपीगैस्ट्रिक रीजन में हमेशा लगेगा कुछ भरा हुआ है। ये इपीगैस्ट्रिक रीजन होता कहाँ है, तो जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। इपी का मतलब ऊपर और गैस्टर, गैस्ट्रिक का मतलब गैस्टर यानी स्टमक के ऊपर जो जगह होती है उसको हम इपीगैस्ट्रियम यानी गैस्टर के ऊपर के रीजन को, जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया के बीच में पाया जाता है। एब्डामेन का 9 रीजन जब आप स्टडी करते हैं तो राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया के बीच में एक डिवीजन पाया जाता है, उसी को होते हैं इपीगैस्ट्रियम। उसमें हमेशा फुलनेस की फीलिंग होगी, यानी लगेगा कि हमेशा आप खाए पिए हैं, पेट आपका भरा भरा हुआ है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बेल्चिंग की प्रॉब्लम, वो बार बार जो आप
डकारे लेते हैं, उसको नाम देते हैं बेल्चिंग। और जो दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है स्टमक की वो है गैस्ट्रिक एट्राफी। गैस्ट्रिक का मतलब फिर वही बात, गैस्टर यानी स्टमक, एट्राफी ए का मतलब एब्सेंट या लेस देन नॉर्मल, ट्रॉफी का मतलब न्यूट्रिशन। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में, किसी भी हिस्से में जहां न्यूट्रिशन की सप्लाई या तो बंद हो जाए या तो लेस देन नॉर्मल हो जाए, कम हो जाए, तो उस ऑर्गन में रिड्यूस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो सिकुड़ने लगता है, श्रिंकेज होने लगता है, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो वो कारण बनता है श्रिंकेज ऑफ मसल्स ऑफ स्टमक। जो स्टमक की मसल्स हैं अगर उसमें ये एट्राफी हो जाए, न्यूट्रिशन की सप्लाई प्रॉपर न हो, तो फिर उनका ग्रोथ घटेगा और वो सिकुड़न में चली जाएंगी, रिड्यूस इन साइज हो जाएंगी, और क्या होगा, बिकम वीक एलॉन्ग विथ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो मसल्स काफी वीक हो जाएंगी। और जैसा कि एनाटॉमी के अंदर आपको बताया गया कि स्टमक के अंदर करीब मुख्य रूप से 3 तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे जाइमोजेनिक, ऑक्सीटिक, पेराइटल या म्यूकस। तो ये सब म्यूकोजा के अंदर होती हैं, ये भी सिकुड़ने लगती हैं। जब ये सिकुड़ेंगी तो रिजल्ट क्या होगा, जब ये कमजोर होंगी तो रिजल्ट क्या होगा कि ये जो गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन करती हैं तो उसका सिक्रीशन घट जाएगा या बंद हो जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस जो आपके भोजन के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ये प्रक्रिया कम हो जाएगी। इसका कारण बताया गया ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। वह गैस्ट्राइटिस जो ऑटो इम्यून के कारण होती है, वो ऑटो इम्यून क्या होता है, ऑटो माने आप जानते हैं स्वचालित, स्वतः, इम्यून माने इम्यूनिटी। इसमें होता क्या है, जो सेल की रक्षक सेल हैं, बॉडी की जो रक्षक सेल हैं, भक्षक सेल हैं, वो हमारे शरीर की रक्षक सेल को या अदर सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। रिजल्ट क्या होता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी, इम्यून पावर कमजोर हो जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो घट जाती है और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के रूप में वो कन्वर्ट हो जाती है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस भी इसका कारण, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस क्या है, एक्यूट का ही सीवियर फेज होता है। अब इसके फीचर्स में आपको मिलेगा, देयर इज नो एनी नोटिसेबल सिम्टम्स। जैसा कि एक्यूट में आपने देखा ये सारे लक्षण तो लगभग यही लक्षण होते हैं, लेकिन इनकी सीवियरिटी थोड़ा ज्यादा होती है। इट में लीड टू एक्लोरहाइडिया एंड पर्निशियस एनीमिया। इट में लीड, जो कभी कभी क्या करता है, एक्लोरहाइड्रिया के कंडीशन में ले जाता है। एक्लोरहाइड्रिया क्या है, सिक्रीशन ऑफ HCl लेस देन नॉर्मल। एक्लोरहाइड माने वही फिर बात, ए माने कम या एब्सेंट, क्लोरहाइड्रिया का मतलब HCl। HCl जब कम सिक्रीट होगा तो कम तो सिक्रीट होगा ही, क्योंकि ऊपर आपने देखा था श्रिंकेज ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो जब ये ऑक्सिंटिक ग्लैंड्स सूख जाएंगी तो फिर उनके द्वारा सिक्रीट किए जाने वाला HCl का लेवल भी कम हो जाएगा। जब HCl का लेवल कम हो जाएगा तो फूड इंटेक के साथ जो आप हार्मफुल बैक्टीरिया को भी इंटेक कर लेते हैं, तो उनको ये किल करने का काम करता है, तो किल नहीं हो पाते हैं और आपके बॉडी को हार्मफुल कंडीशन में ले जाते हैं। और क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया, जब गैस्टर में, स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा या फिर एट्रोफिक कंडीशन में उसकी सेल टिश्यू चले जाएंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, एक फैक्टर यहाँ पर सिक्रीट होता है स्टमक के अंदर जिसको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। ये करता क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये फैक्टर करता क्या है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है, बढ़ा देता है। और जब विटामिन B12 की का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिफिशियंसी नहीं होगा, तो फिर RBC का प्रोडक्शन घट जाएगा, क्योंकि ये जो विटामिन B12 है इट इज एन इसेंशियल फैक्टर फॉर द इरिथ्रोपोइसिस। ये RBC के प्रोडक्शन में इसका एक आवश्यक फैक्टर है, उसको बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है। जब ये कम हो जाएगा
तो फिर व्यक्ति कहाँ जाएगा? पर्निशियस एनीमिया में यानी प्राणघातक एनीमिया में चला जाएगा। समटाइम्स इट डेवलप इनटू गैस्ट्रिक कैंसर, और कभी कभी ये जो एट्रोफिक कंडीशन ऑफ स्टमक है ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के कंडीशन में भी व्यक्ति को ले जाती है और जो उसके लिए प्राणघातक हो सकता है। बाकी के ये जो अप्लाइड फिजियोलॉजी के और जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, फिर वो अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे।